ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो धातु भी तत्व है, एलिमेंट, और धातु भी तत्व होते हैं। ठीक है, लेकिन गैस आपका तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो आपका गैस क्या है, तत्व नहीं है, गैस आपके एलिमेंट नहीं है। यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा गैस आपका तत्व नहीं होता है। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार पूछा जा चुका है 65 बीपीएससी में। जो रसायन शास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं, वो लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी 65 में पूछ भी चुका है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 20 है, तो द्रव्यमान क्या होगा, तो हमने आपको बताया था द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई भी नाभिक परमाणु में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना दे दिया, 18, और आपका न्यूट्रॉन कितना दे दिया है, तो 20। तो द्रव्यमान स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, 38, ऑप्शन नंबर सी। तो द्रव्यमान इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही होता है प्रोटॉन, इसीलिए 18 प्लस 20 यानी 38। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और आप लोग के पास साउंड भी जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। अभी सेम क्वेश्चन वो जो डिस्क्राइब किया वही चीज़ पूछा, एक नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, तो एक नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। आप लोग को अच्छे से जानकारी है ये बात, हमने बहुत ही अच्छे से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ये सब बताया था आपको, समस्थानिक, समभारिक, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड जो आपका पीयू है जिसका द्रव्यमान संख्या 242 है, और प्रोटॉन संख्या या परमाणु संख्या 94 है, कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आप द्रव्यमान में से घटा देंगे परमाणु संख्या, तो 242 में से 94 घटा दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 8, और यहाँ बच गया 13 में से 9 गया 4, और इधर 148 क्या हो जाए आपका 148। देखिए वही चीज़ निकाला हुआ, ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया था। समस्थानिक कौन होते हैं, जिनका समस्थानिक मतलब समस्थान, समस्थान मतलब परमाणु संख्या समान हो, और यानी परमाणु संख्या समान हो तो प्रोटॉन की संख्या समान होगी। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग उसमें क्या होगा, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जबकि संभारिक यानी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग होते हैं, वो संभारिक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन समस्थानिक से पूछ रहा है, यानी जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और समस्थान हो, यानी परमाणु संख्या समान हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। जो तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या आपके भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि आपका परमाणु संख्या समान होते हैं। नाम से याद रखिएगा, सम स्थानिक यानी समान स्थान, यानी परमाणु संख्या समान, स्थान यहाँ पे क्रम संख्या से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फैराडे का स्थिरांक क्या है, तो फैराडे इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, ये भी नहीं। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जिसका मान कितना होता है, 94,485 जूल मोल, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किसका मान pH 7 होता है, तो आपको पता होगा जो आपका वाटर होता है, ठीक है, उसका लगभग मान आपका शुद्ध जल का मान जो होता है
वो 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 7 से कम जाइएगा तो वह जो है अम्ल का प्रॉपर्टी शो करेगा, और 7 से ज़्यादा जब पीएच मान होगा तो क्षार का, बेस का प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड बेस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा मान बेस का होता है, यानी क्षार का। और यहाँ पे निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, तो शुद्ध पानी। तो यहाँ शुद्ध पानी लिखा हुआ है, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन। तो यहाँ पे उदासीन का भी मान जो होता है, कोई भी उदासीन है उसका भी पीएच मान 7 ही होगा, शुद्ध पानी का मान भी 7 ही होगा, क्षारीय विलयन का 7 से ज़्यादा और अम्लीय का। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक, चूंकि शुद्ध पानी का तो मान 7 होता ही है, साथ साथ जो उदासीन विलयन होता है उसका भी, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल उदासीन माना जाता है, अतः पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल होता है जिसका कि मान 7 होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 7 से अधिक का जो विलयन का जो मान होगा, 7 से अधिक, वो आपका क्षारीय होता है, और 7 से कम का क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टी होता है, यानी आपका अम्लीय होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो बफर विलयन, क्षारीय विलयन। तो अभी तुरंत हमने बताया आपको, 7 से ज़्यादा वाला क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, और आप लोग अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वही क्वेश्चन आया, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है पीएच मान, चूंकि पानी उदासीन है, शुद्ध पानी का मान पीएच मान 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, यानी 3 से ज़्यादा, मतलब 7 से 3 से 6 यानी एसिड प्रॉपर्टी का ही होगा। H प्लस आयन की सांद्रता कितनी गुनी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो है 3 से जब 6 होगा तो H प्लस आयन का 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है pH, ठीक है। तो pH2 pH1, तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात होता है आपका तो 10⁻⁻3, ठीक है। तो यही चीज़ आपको 1000 गुना वैल्यू दे देगा। तो याद रखना है आपको, जो बाद का, देखिए जो आपका घोल का जो शुरुआती मान है और बाद का मान है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर डिफरेंस करेंगे पीएच के वैल्यू को, तो वो 3 देगा, और फिर याद रखिएगा बस उसके रेसिप्रोकल कर देंगे 10 पे पावर करके, तो 1/10³ हो गया। तो इसी चीज़ को हम 10 पे पावर 3 -3 लिख देते हैं, या 1/1000। तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन आपको पता होगा कि एक लाल द्रव्य है जो कि लाल गहरे रंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्रोमीन जो है गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या आपका 35 होता है, और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है एक अधातु है, एक ऐसा अधातु जो लिक्विड अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ऐसा अधातु जो लिक्विड रूप में रहता है, तो ब्रोमीन। अगर पूछे एक ऐसा धातु जो लिक्विड रूप में रहता है, तो आप बोलेंगे पारा, ठीक है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको पता होगा, हेलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव आपका फ्लोरीन रहता है, बहुत ज़्यादा जो है ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। तुरंत किसी से संयोग करने की कैपेसिटी रखता है फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था आपको। वेल्डिंग में आप जानते होंगे, जब आपका लोहा
जब आप वेल्डिंग करवाने जाते होंगे तो 2 सिलेंडर रखता होगा सामने में, आप देखते होंगे। तो एक आपका जो है ऑक्सीजन रहता है, एक दूसरा एसिटिलीन रहता है, तो दोनों गैस एक साथ वो प्रवाहित करता है वहाँ पर, तभी जा कर के ऑक्सीजन उस ज्वाला को जो है मेंटेन रखने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली 2 गैसें हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों रहता है वेल्डिंग में, याद रखिएगा, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये सारे प्रश्न पूछे हुए ही हैं, नो डाउट, सारे महत्वपूर्ण हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे का पाइप पर परत होती है, ठीक है, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उस पर जंग नहीं लगाने के लिए गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, उस पर क्या चीज़ का परत चढ़ा दिया जाता है, तो याद रखिएगा उस पर जो गैल्वेनाइज्ड में जस्ते का प्रयोग किया जाता है, उस पर जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये घटना चक्र का बुक है, और आप लोग भी अगर ये हमने पीडीएफ आपको भेज दिया था तो थ्रोली जो भी एक दिन लगेगा पूरा आप पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले 2 दिन पहले जो है ये पूरा बुक को रीड कीजिएगा। निश्चित तौर पे 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके लड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो भी तरीका हमने आपको पढ़ने का बताया है, और तरीका जैसे हमने थ्योरी पढ़ाया अच्छे से और फिर ऑब्जेक्टिव कराया, उस तरीका से अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बिस्मथेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, ठीक है। तो जो आपका कपड़े साफ में प्रयोग किया जाए, बाइकार्बोनेट खाने वाला होता है, सल्फोनेट होता है ये, ठीक है। डिटर्जेंट आद्रकों के यौगिक हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्कील, बेंजीन, सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल को में भी क्या कहते हैं, घुलनशील होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मानव पसीने में आपका एक से ज़्यादा तत्व रहते हैं, जैसे उसमें आप देखिएगा तो सोडियम भी रहता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, आयरन सब रहते हैं पसीने में। क्योंकि जो आप भोजन लेते हैं तो शरीर में हर एक तरीका का जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि खनिज रहते हैं आपके मानव शरीर में, और हर एक खनिज का अलग अलग काम है। जैसे लोहा आपके शरीर के अंदर ब्लड बनाने का काम करता है, हेमोग्लोबिन तैयार करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर एक तत्व की आवश्यकता होती है। तो जब मानव शरीर से जब पसीना निकलता है तो उसमें सभी तरह के जो है यहाँ पे तत्व उत्सर्जित होते हैं, गंधक, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता सभी निकलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, यह 63 बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल, यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसका उपयुक्त आंसर ई होगा। नीला थोथा आप लोग जानते होंगे, खास करके तांबे वाले कॉपर बर्तन में लग जाएगा, नीला कलर का आप देखते होंगे, जैसे लोहे में जंग लगता है उसी प्रकार से नीला थोथा, जिसको आप लोग तूतिया बोलते हैं, ठीक है, वो लग जाता है। कहाँ पे लगता है, तो कॉपर सल्फेट, नीला थोथा रासायनिक रूप किसको कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O हो सकता है, सूत्र ही पूछ दे नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या होगा, तो CuSO4 5H2O। यह एक लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, इसीलिए आप तांबे के बर्तन को क्या करते हैं, गर्म पानी में खौला दीजिए, चमक जाएगा। परंतु मद एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, एल्कोहल में नहीं घुलेंगे, लेकिन अगर आप गर्म पानी में आप दीजिएगा या जल में दीजिएगा तो वो घुल जाते हैं। निम्न में से सबसे भारी धातु, तो इसमें तो आपको पता ही होगा, सोना, पारा, चांदी में सबसे ज़्यादा भारी क्या होता है, प्लेटिनम होता है, ठीक है।
ऑस्मियम ऐसे है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए प्लेटिनम को मारेंगे। ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है क्या चीज का, तो उसमें आपको पता होगा निकेल भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है। ठीक है, और उसमें कार्बन भी रहता है। तो अगर लोहा निकेल का है, ये भी है, लोहा और क्रोमियम का भी है, तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी होता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जब बनता है उसको समांगी बोलते हैं। जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं, लोहा मुख्य धातु होता है, जबकि कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में कम कम मात्रा में मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है, जो कठोर और उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें निकेल भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है, और उसमें क्या होता है आपका कार्बन भी रहता है। ठीक है, इसलिए एक से ये दोनों आंसर हो जाएगा, इसीलिए एक से अधिक। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, वह क्या है? तो आपको पता होगा वह एक प्रकार का क्या है, जिप्सम है। क्या है? टूटी हुई हड्डियों के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं वो क्या है? एक प्रकार का बूझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड? बिल्कुल नहीं, जिप्सम है। जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछ सकता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, या हाफ H2O भी लिखा रहता है। CaSO4 देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ, होता है जो 373 K पर गर्म करने पर यह अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ देगा, याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O क्या हो जाता है? CaSO4 हाफ H2O किसका सूत्र होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपका जब हड्डी टूट जाता है हाथ पैर का, तब वहां पे डॉक्टर लगा करके प्लास्टर कर देते हैं, जिससे कि वो इधर उधर नहीं हो। ठीक है, प्लास्टर देखिए वही क्वेश्चन फिर यहाँ पूछ दिया। अगर वहाँ हाफ वाला नहीं है तो आप इसमें जो है इस तरीका से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में 1:2 हो गया। हाफ में भी वही हो जाता है, जैसे हाफ लगा दिए तो वो 1:2 हो गया। ठीक है, यानी H2O आपका 1 अनुपात में है तो CaSO4 2। तो इस फार्मूला को हाफ H2O को दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 उसमें 2 रहेंगे और H2O का 1। ठीक है, दोनों मिल करके क्या बना लेगा? तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, हाफ H2O में अगर ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में ये हाफ रहेगा H2O। ये 1 पूरा रहेगा तो ये हाफ रहेगा। ये अगर आपका 2 रहेगा तो ये 1 पार्ट में रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे वही चीज़ है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। देख रहे हैं, वही चीज़ को समझाया है। एक हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, द्विबंध द्वारा जो है आपके एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए पहला होता है 1 बॉन्ड से एल्केन, 2 बॉन्ड से एल्कीन और 3 बॉन्ड से एल्काइन कहलाता है। तो 2 बॉन्ड वाला आपका एल्कीन होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 बॉन्ड वाला एल्कीन, 1 बॉन्ड वाला एल्केन और आपका 3 बॉन्ड वाला एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, लिखा हुआ है केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन द्विबंध वाले और संतृप्त श्रृंखला को एल्कीन, ठीक है, कार्बन कार्बन द्विबंध वाले को एल्कीन, कार्बन कार्बन एकल वाले को क्या कहेंगे? एल्केन, और त्रिबंध वाले को एल्काइन। ठीक है, परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण से जो बंधन बनता है, इसमें विद्युत संयोजक बंधन, आप लोग को याद होगा विद्युत संयोजक बंधन कब बनता है? जब एक कंप्लीट देता है दूसरा कंप्लीट ले लेता है। नहीं, बताया था हमने, एक साथ संयोजक बंधन बनता है, एक विद्युत संयोजक बनता है, आयनिक बॉन्ड भी जिसको बोलते हैं। ये सब हमने आपको अच्छे से समझाया था। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो वो एसिटिक अम्ल होता है सिरका। ये पूछ सकता है इसका आपका फॉर्मूला भी, तो ये याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल, जिसका कि खट्टे के लिए आप देखते होंगे प्रयोग किया जाता है सिरके का अचार, ठीक है। और सिरके का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो कार्बोजेलिक अम्ल एसिटिक अम्ल में ही रहता है, जिसको कि सिरका भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। देखिए ये भी आप जरूर डिस्क्रिप्शन वाला पढ़िएगा, उस बार ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये पूछ सकता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, या इसको और किस नाम से जानते हैं, IUPAC नाम क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो होता है BPSC एक जगह से ही आप देखे होंगे कि बार बार पूछता है, लेकिन उसको डिफरेंट पैटर्न को यूज करके वो पूछता है, ठीक है। तो रट करके आप BPSC पास नहीं कर सकते हैं। आप जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक पास करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? अभी तुरंत यही क्वेश्चन था। तो किस प्रकार का अम्ल होता है? देखिए ये 42वीं में पूछा, वही क्वेश्चन आकर के कब पूछा है? तो 63वीं में आकर के वही क्वेश्चन सेम पूछा है, ठीक है। आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो कम से कम इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन भी अगर टोटल में से लड़ जाता है आपका, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 65 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे संस्थान 80, 85, 90 बोलते हैं, ठीक है, और हर एक एग्जाम में ये बोलते हैं। लेकिन पता नहीं लोग सब क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कट ऑफ कैसे कुछ भी निर्धारित कर देते हैं। इसी प्रकार से जब 68 में एग्जाम हुआ था तो 95 जाएगा, 100 कितने टीचर तो बोल रहे थे मुछ मुड़ा लेंगे, और जब कट ऑफ आया तो पता चल गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ना क्वेश्चन देखते हैं, ना पैटर्न देखते हैं कुछ भी, और डायरेक्ट कट ऑफ जारी करते हैं, ठीक है। कुछ बोल दिए, लड़ गया तो हमने बोला था, ठीक है। कोई भी एग्जाम होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, तब जाके कट ऑफ जारी होता है। मैं बोल रहा हूँ बार बार 65 और 70 के बीच में कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम होने दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुरुआत से बोल रहा हूँ। जो लोग 80, 85 बोल रहे हैं उनका भी देख लेंगे कट ऑफ, एग्जाम होने दीजिए। कार के बैटरी, इसलिए हम बोले कि 80, 85, 60, 65 में अगर 20 नंबर भी अगर आप इधर से ले आते हैं तो एक दिन का मेहनत लगेगा आपको। अच्छे से अगर क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 1000 क्वेश्चन होंगे तो पूरे दिन में आप पढ़ लीजिएगा पूरा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 to 5 वाले जो भी एग्जाम में बैठेंगे, GK GS जरूर 2 दिन पहले ये पूरा जो हमने आपको PDF भेजा है, लगभग जो भी ग्रुप में होंगे सबको मिल ही गया होगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यानी वो इनएक्टिव पर्सन हैं, उनको नहीं होगा। बाकी जितने भी लोग एक्टिव हैं हमारे क्लास से जुड़े हुए, उनको जरूर होगा ये। चलिए, कार के बैटरी में आपको पता ही होगा, जो हम लोग आप लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही रहता है। नहीं, आप लोग को पता ही होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो कार के बैटरी में किसका प्रयोग होगा? तो सल्फ्यूरिक। अगर पूछ दे पेट में, आपके जो पेट है स्टोमक में कौन सा अम्ल रहता है? तो HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही आपके शरीर में भोजन को पचाता है, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस, जब आप सोडा वाटर खोलते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? आप देखते होंगे सोडा वाटर खोलने के बाद गैस निकलता है, तो कौन सा गैस रहता है उसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, याद रखिएगा। सोडा वाटर के बोतल को खोलने पर जो निकलने वाली गैस रहती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसी को मिला के सोडा वाटर बनाया ही जाता है, ठीक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। खनिज मिनरल क्या होते हैं? द्रव होते हैं, गैस होते हैं, और कार्बनिक ठोस होते हैं। उपरोक्त सभी होते हैं,
तो ये खनिज जो मिनरल्स होते हैं ये अकार्बनिक ठोस होते हैं, ठीक है। तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसमें कार्बन नहीं हो, वो खनिज है जिसकी संरचना रवाकृत होती है, ठीक है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में जो बम गिराया गया था, आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी, आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त को 1945 को और 9 अगस्त को नागासाकी। तो 6 और 9 अगस्त का दिन जापानवासी कभी नहीं भूलेंगे। अमेरिका ने नष्टो नाबूद कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी को। पहले तो लिटिल बॉय नामक बम गिराया था, फिर फैट मैन, ठीक है, फैट मैन कुछ करके था, लिटिल बॉय और फैट मैन, और इस दोनों ने पूरे शहर को तबाही मचा दी थी। तो उसमें बमों में कौन सा विस्फोटक युक्त किया गया था, तो याद रखिएगा वो जो विस्फोटक था वो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 9 अगस्त 1945 को फैटमैन अभी हमने बताया नागासाकी में गिरा था और गिराया। इसे प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो जो लिटिल बॉय था वो यूरेनियम था और फैटमैन जो था वो आपका प्लूटोनियम था, ठीक है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो जितने भी तत्व होते हैं नेचुरल एलिमेंट उसमें एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। जैसे सोना चांदी इस सब में देखिएगा एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ठीक है, उसमें दूसरा परमाणु नहीं होता। जो नेचुरल तत्व होते हैं एलिमेंट उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो इसमें से बताइए सबसे क्रियाशील कौन सा है। तो देखिए जो जल्दी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, ठीक है। तो पोटेशियम, यहां पे देखिए कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है। पोटेशियम का के होता है परमाणु संख्या क्या होता है 19, यही होता है। तो 2 8 1 रहेगा, अष्टक पुराने के लिए क्या करेगा, अपना 1 देते रहेगा। अगर मान के चलिए किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 99 है, 1 रुपया वाला दे देगा 99 को, और ये भी अपना टेंशन फ्री हो गया, अस्थाई हो गया। तो अष्टक पुराने के लिए पोटेशियम क्या करेगा, अपना दे देता है 1। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होगा यहाँ पे जो कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम है उसमें पोटेशियम होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी हमने आपको बता दिया। खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड ही होता है, और वो कब बनता है, जब आपका मजबूत अम्ल और क्षार मिल जाएगा तो वह लवण बना देता है। आपको पता होगा मजबूत अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। मजबूत अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, नमक बनाते हैं, और उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है NaCl, ठीक है। प्रबल नमक एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित जो लवण होता है उदासीन लवण होता है। जैसे NaCl KNO3 ये सब उदासीन नमक हैं, लवण हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होगा, जितने भी जैव यौगिक होंगे वो कार्बन से ही निर्मित होते हैं। चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, सभी कार्बन से ही निर्मित होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, कार्बन, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग भोजन कार्बन ही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं ना। पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं भोजन बनाने वक्त, ठीक है। बाद बाकी टाइम पे ऑक्सीजन को ही लेते हैं पेड़ पौधे, इसलिए रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो ऑक्सीजन आपका जो है केरोसिन में अनुपस्थित रहता है। इसीलिए बहुत सारे
जो धातु होते हैं उनको केरोसिन में रखा जाता है जलने से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता तो वो जल नहीं पाते हैं। और बहुत सारे जो तत्व हैं जो हवा में संयोग से ही आग पकड़ लेता है उसमें, तो इस स्थिति में उनको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। क्यों? चूँकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। प्रश्न विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा केरोसिन। सिगरेट लाइटर, ये कई बार पूछा गया है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो देखिए ब्यूटेन प्रोपेन सब गैस ही है, इसका भोजन बनाने में किया जाता है, लेकिन ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है चूंकि यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है और इसका रासायनिक सूत्र C4H10 होता है। ठीक है, तो सिगरेट का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन का। प्रोपेन नहीं मार देंगे या मीथेन रेडॉन नहीं मारेंगे। रेडॉन तो ऐसे भी आप नहीं मारते, लेकिन प्रोपेन ब्यूटेन में आप मार सकते थे, इसीलिए याद रखिएगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ही आपका सिगरेट में होता है, प्रोपेन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो देखिए एलपीजी जो पेट्रोलियम होता है उसमें मीथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन सब रहता है। ठीक है, तो ये इसका सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। तरलीकृत पेट्रोलियम में मुख्य रूप से ब्यूटेन तो रहता ही है 65%, प्रोपेन भी रहता है उसमें 35%, और अन्य हाइड्रोकार्बन इथेन भी उसमें अल्प मात्रा में रहता है। तो याद रखिएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, सॉरी मीथेन नहीं रहता है, और इथेन भी थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर अब आपका आएगा तो उसमें एक से अधिक वाला में मारिएगा। ये पहले था कि एक ही ऑप्शन रहता था, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, लेकिन अब आपको क्या देगा? एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं और एक दे देगा एक से अधिक। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, आइसोप्रीन एक बहुलक प्राकृतिक इसका जो है रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र भी याद रखिएगा CH2CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से नहीं पूछेगा, इतना बड़ा है नहीं पूछेगा आपको। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, याद रखिएगा। इसको PTFE भी कहा जाता है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से ही जाना जाता है। PTFE एक ठोस कार्बनिक फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में किया जाता है, जिसमें कि आपका नहीं चिपके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेकेलाइट, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखिएगा जो बेकेलाइट बनाया जाता है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। यह क्वेश्चन पूछ चुका है, बेकेलाइट किससे बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका निर्माण पॉलीऑक्सी बेंजाई मेथिलीन ग्लाइकोलेंड हाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। तो मेन रूप से याद रखिए बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का ही मिश्रण है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक प्रकार का ये वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक प्रकार का वसा है जो कि मानव शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और यह कोशिकाओं फैट सेल में संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रकार का वसा है, फैट। ठीक है,
ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, बिल्कुल नहीं। उनकी कठोरता समान है, बिल्कुल नहीं। इनकी विद्युत चालकता समान है, बिल्कुल नहीं। आंसर जाने वाला इनमें से कोई नहीं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, हाँ ये है आपका, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, चूंकि वो कार्बन के ही अपरूप होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होते कारण रासायनिक गुण उनका दोनों का समान होता है। ये क्वेश्चन ये आपको 67th में पूछा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आकर के स्टूडेंट फंस गए थे। तो रासायनिक प्रतिक्रिया दोनों का एक समान से गुजर सकता है, क्योंकि दोनों में जो है सहसंयोजी बंधन ही बने होते हैं, इसलिए गुण दोनों के समान होते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले को सांस की जांच करके फिल्टर पेपर पर क्या होता है जिससे वो पता करते हैं? तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांच करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर के नामक उपकरण होता है। इस उपकरण के माध्यम से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम काइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी हुई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है प्रक्रिया। तो उसमें क्या रहता है? तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब नशा करता है कोई व्यक्ति, शराब पीता है, तो उस स्थिति में उसका जो कागज पे लगा के उसको जांच किया जाता है तो उसका कलर हरा हो जाएगा। जितना डीप हरा होगा वो उतना शराब पी रखा है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुक्ता होती है। अभी तुरंत हमने बताया एलपीजी में आपका प्रोपेन होता है। यही क्वेश्चन देखिए फिर पूछ दिया, यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और एथिलीन ये तीनों होते हैं, तो इसलिए एक से अधिक। चलिए इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस गैस, देखिए ये कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी रहते हैं, मुख्य घटक के रूप में ही रहते हैं। जलवाष्प सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। वहां लेकिन आपको ऑप्शन देगा तो उसमें एक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला मारिएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। फिर देखिए 65th बीपीएससी में पूछा, और ये कम से कम मुझे लगता है 5-6 बार हमने देखा इसको पूछते हुए। ग्रीन हाउस, ये चूंकि ईवीएस का भी एक अच्छा टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस। हमने आपको जब ईवीएस थ्योरी पढ़ाया था तो उस समय ये सब बताया था। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगा? पेट्रोल और डीजल को जब आप जलाइएगा, जब अधूरा जलेगा, पूरा नहीं जलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ही उत्पन्न होता है, याद रखिए, जो कि एक विषैला गैस है। साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके द्वारा? तो वहां पे पाइसीकरण होता है। पाइसीकरण ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील हैं तथा जल में विलय ध्रुवीय भाग समूह। पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कोहल समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है और ध्रुवीय समूह COO, ठीक है, Na+ जल में घुल जाता है, जो इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। तो यहाँ पर पाइसीकरण के द्वारा, ग्रीज मतलब ग्रीस आप कह सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए ये अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एस्पोर्टेम क्या है, फ्रेयन क्या है, नियोप्रिन क्या है, तो बेनाड्रिल क्या है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है नियोप्रिन कृत्रिम मधुरक के रूप में, सॉरी फ्रेयन, हाँ ये यही होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी एस ये एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम जो है वो कृत्रिम मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है जब बहुत बड़े कर सकते हैं भाग को या जल को मीठा किया जाता है। खास करके आइसक्रीम वगैरह में चीनी नहीं दिया जाता है, उसमें यही सब मिला करके उसको कृत्रिम मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रेयन, फ्रेयन को आपको पता ही होगा प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नियोप्रीन एक प्रकार का क्या है, तो संश्लेषित रबर है नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन क्या है, एक संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल क्या है, जो बच गया, प्रतिहिस्टेमीन है ये। ठीक है, तो यही फ्रेयन यादीय प्रशीतक, नियोप्रीन रबर, एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक मीठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, H2SO4। ऐसे उसमें HNO3 भी रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा H2SO4 ही रहता है। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए, क्या है, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। अगर पूछ दे कि जो आपका एसिड वर्षा जो होता है, एसिड वाला अम्ल वर्षा, उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें आपका क्या क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों रहते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजन बादल के साथ जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना लेते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों रहता है, याद रखिएगा। अम्ल में जो वर्षा होगा उसमें ज़्यादा H2SO4 रहता है। ठीक है, 70%। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो मेन रूप से तो आपका अम्ल वर्षा जो है एक से अधिक इसका हो जाएगा आंसर। कोयला से धुआं जो होगा उससे भी हो सकता है, कारखाना से, पेट्रोल से भी होगा। तो इसका आंसर चूंकि पहले एक से अधिक वाला नहीं था इसलिए स्टार लगा दिया गया। ठीक है, वही चीज लिखा है, पहले एक से अधिक नहीं पूछता था इसीलिए स्टार लग गया। शुष्क वर्ग है तो आपको पता होगा एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ क्या है, एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, शुष्क बर्फ क्या है, एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है, देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा है, 42 में पूछा, 44th BPSC में पूछा, 46 में पूछा है, लगातार पूछा है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना, पत्थर, सिलिका, तो जिप्सम सब हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम भी रहता है, चूना पत्थर भी रहता है। यहाँ लिखा हुआ सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर, जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, सिलिका मिट्टी SiO2, चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी के साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम, CSO4 2H2O के मिश्रित करने पर वो सीमेंट बन जाता है। ठीक है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो अभी तुरंत हमने बताया, देखिए वही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था किसी और वर्ष, फिर वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बस रूप बदल देगा आप। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, हीरा तो कार्बन का ही अप्रूव होगा ही, ग्रेफाइट में भी होगा, कोयला में भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
पहले तो बहुत आसान पूछे जाते थे बीपीएससी में क्वेश्चन, अब थोड़े टफ धीरे धीरे हो गए। पहले आसान थे क्वेश्चन, पहले बीपीएससी निकालना थोड़ा आसान हुआ करता था, लेकिन समय के अनुसार उस समय भी टफ ही था, लोग उतना पढ़ते नहीं थे। अभी आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, अभी लोगों का फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा है। निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? हीरा। तो सबसे पता ही होगा, सबसे सख्त हीरा होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हीरा को ग्लास पे अगर आप खींच दीजिएगा, और पहले के ज़माने में लोग अपने मतलब आत्महत्या करने के लिए हीरा रखते थे। अब कहिएगा कि हीरा का अंगूठी चाटने से क्या कोई मरेगा? नहीं मरेगा। अगर हीरा चाटेगा तो नहीं मरेगा, ठीक है, हीरा के अंगूठी को चाटने से नहीं। हाँ, वो लोग क्या करते थे कि अंगूठी के पीछे में हीरा का भस्म रखते थे। जब वो भस्म खा लेते थे तो वो जिधर जाता था उनकी आंत जो होगा या अंदर का जो इंटरनल सिस्टम है वो कट जाता था, उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो होता है, कोई भी फूड होता है जैसे अचार होता है या कोई भी दवाई होता है, तो उसको लंबे समय तक खराब नहीं हो। अचार में तो ऐसे नमक और खट्टापन रहता है, उससे खराब नहीं होता है, लेकिन और भी वस्तु जैसे दवाई है या कोई भी है, उसका जो है लंबे टाइम तक, या जूस हो गया बंद बोतल में जो आता है, वो सब में सोडियम बेंजोएट मिला करके उसको परिरक्षित किया जाता है, ज़्यादा दिन तक वह प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। पारद धातु एक अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु, ठीक है। तो यह क्या है? तो पारद युक्त एक मिश्र धातु है, ठीक है। पारद धातु मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु, ठीक है। खाना बनाने में जो प्रयोग की जाती है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? अब बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये सब में खाना बनेगा? नहीं बनेगा। मीथेन है, मीथेन बन सकता है। जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें क्या होता है? जो कचरा से या गोबर गैस प्लांट वगैरह में मीथेन से यूज होता है। नहीं, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे ये, नहीं, जो बगल में गंदगी था, जो सीवर, उससे जो है गैस निकाल करके एक चाय बना रहा था, ठीक है। तो तकनीक बता रहे थे। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो पारा क्या है? सामान्य ताप पे द्रव्य रहता है, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में होता है। ठोस कपूर से डायरेक्ट वाष्प बनने की प्रक्रिया उद्पातन, ये कल भी हमने बताया था। पीतल के बर्तनों को कलई करने के समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकले वाला धुआं क्या होता है? तो वो अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो उसमें एसिटिक अम्ल होता है, इसी कारण से होता है। कि साइट्रिक अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू। एसिटिक होता है सिरका में, याद रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है खट्टा होने का? साइट्रिक। जबकि सिरका में क्या होगा? एसिटिक। ये दोनों अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो इसमें सब हो जाएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन नहीं रहता था, इसीलिए यहाँ स्टार। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती थी क्या चीज़ की मात्रा? तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा मिलाया जाता है, जिससे स्टील कठोर हो जाता है, ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा गया था सबसे पहले? तो जो खनिज था उसको पिच ब्लेड कहा गया, जिससे कि रेडियम प्राप्त किया गया था। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति जो थे, पति पत्नी ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का ही शोधन किया था। अति महत्वपूर्ण है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण से? ठीक है, तो वो होता है क्लोरीन के कारण से, ठीक है। क्यों तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग होता है। तालाब को शुद्ध किया जाता है Cl2 अभी भी, या पानी, बड़े बड़े टंकी होते हैं, आप दिल्ली वगैरह में देखते होंगे कि उसका पानी पीजिएगा तो वो दूसरे तरीका का आपको महक देगा। क्लोरीन चूँकि मिलाया जाता है क्लोरीन से,
तो क्लोरीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है त्वचा को जलाती है। क्लोरीन की अधिकता के कारण जो है त्वचा क्या होता है, जल जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाइएगा, ऑक्सीजन, राख, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाइड्रोजन को जलेगा तो वो आपका पानी निकालेगा, H2 और O2 मिलके आपको पानी देगा, 2H2O। सोने को घोला जा सकता है किस में? ठीक है, सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है, और एक्वा रेजिया जो सांद्र होता है वो नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, नाइट्रिक का भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक का भी होता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे ना ही आपका केवल हाइड्रोक्लोरिक दिया है, ना ही नाइट्रिक दिया है। नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक दोनों होता है सोने को, जिसको कि एक्वा रेजिया कहा जाता है। ठीक है, एक्वा रेजिया में घोला जाता है, और वो किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक और किसका? हाइड्रोक्लोरिक, दोनों का होता है। ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों रहता एक साथ तब होता। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। कांच की बोतल में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि वह कांच के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा, और वह अभिक्रिया कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाता है। तो ये याद रखिए, जब हरा जमे तो वो आपका तांबा ही होता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? तूतिया बोलते हैं। ठीक है, वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ही ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, क्या है? तो वो एक एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का एस्टर है, जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। तो जो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं, इसीलिए एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। क्लोरीन निष्कासित होता है, ये भी। जल में अधिक विलय होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जस्ते से एक आयतन भाग 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा और पीतल मिलाने से बनता है। ठीक है, पीतल का घनत्व तो पूछ रहा है, तो पीतल का घनत्व तो होता है, याद रखिएगा। ये सबसे रेशियो आपको पता होगा तभी पता चलेगा। तो ये 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा मिला के बनता है, 2 भाग तांबा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 भाग अगर जस्ता देते हैं 7100 दिया है, और 2 भाग तो 24,900। फिर आप इसको औसतन निकालेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया। ठीक है, केमिस्ट्री में। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तनों को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बना करके किसी भी वस्त्र पर विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत को बर्तन को ऋण ध्रुव बना दिया जाता है, जबकि जस्ता को धन ध्रुव बना करके किसी भी बर्तन पर विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा निकेल लोहा क्रोम, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि इसमें आयरन होता है 89%, 89.4,
क्रोमियम होता है 10%, मैग्नीज होता है 0.35% और कार्बन होता है 0.25%। तो सभी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि सबसे कम मात्रा में उसमें निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, फिर वही क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखिए लोहे और तांबे का नहीं, तो मेन रूप से ये क्या है, लोहा और क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम का ऑप्शन ही नहीं है चौथा, तो यहाँ पर तो सी हो ही जाएगा। निकटतम उत्तर है, पूरा तो सही नहीं है, अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो मार देते, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था पहले। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये याद रखिएगा जो बीटा किरण होती है वो ऋणात्मक होता है, जबकि एक्स किरणें अल्फा किरणें धनावेशित कण होते हैं, ठीक है। और गामा उदासीन होते हैं, गामा क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो हमने आपको बताया था, ठीक है। धातु तत्व 1 2 3 जिसके लास्ट सेल में रहते हैं वही धातु तत्व होते हैं। तो जिसका 8 हो गया, अष्टक पूरा कर लिया, ये तो अक्रिय गैस हो गए, ठीक है। जिसका तुरंत अभिक्रिया करे एक ले करके, तो ये हेलोजन ग्रुप हो गए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमने बताया था, ये भी आपका जो अक्रिय हो गया, ठीक है। लेकिन जब 1 2 3 लास्ट सेल में रहता है तो वो धातु तत्व होते हैं, ये हमने आपको बताया था। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है, CO में किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो आबद्ध क्रम है ये स्ट्रक्चर देखने पे पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है 3। आबद्ध क्रम बॉन्ड ऑर्डर की संख्या है जो हमें यह बताती है अणु और समूह बनने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है, ठीक है। आबद्ध क्रम की अधिक होना अधिक मजबूती और आबद्ध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबद्ध क्रम 3 होता है, CO समूह का आबद्ध क्रम क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था, सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए 4 हो जाए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा, तो अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है वो अष्टफलकीय होता है। एक तत्व के X है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का क्या हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, जब X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो मान के चलिए चारों में, तो ये चारों के साथ क्या करेगा, H के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो क्या हो जाएगा XH4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, आपको पता होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ये बेंजीन का होता है, एक छोड़ छोड़ के रहता है, ठीक है। सॉरी ये एक एक ही रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है, ठीक है। ये एक एक ही होता है, मिस्टेक हमने कर दी, ये एक एक कार्बन सब जगह रहेगा, सॉरी ये आपका कार्बन ही रहेगा, में हाइड्रोजन है, सॉरी ये कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो होता है ना, ये सब देखिए ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा एक पाई होता है। देखिए काउंट कीजिए, इसको काउंट करते हैं। स्ट्रक्चर मुझे जहाँ तक कि याद है यही होता है, बहुत लंबा समय हो गया है बेंजीन को देखे हुए।
हम लोग। तो ये हो गया आपका एक बॉन्ड, क्या हो गया सिग्मा। पहले सिग्मा बॉन्ड गिनते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 बॉन्ड हो गया ये। अब फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, तो 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड में होता है ना, जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो सिग्मा काउंट कर ले तो पाई कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और 3, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है सिग्मा बेंजीन का इस प्रकार के होता है, C6H6 करके, ठीक है। तो यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका एक को छोड़ करके एक में आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है सिग्मा, ये सॉरी बेंजीन का। तो अब काउंट कर लीजिए टोटल, जो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड, जैसे ये डबल है यहाँ पे 1 और 2 है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो 6 हो गए, और ये वाले 6 12 हो गए सिग्मा, और 3 ही पाई होगा, ठीक है, याद रखिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेते हैं, और वहाँ पे आप देखिएगा जल्दी वो कोई भी चीज़ उसमें पकेगा भी नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम हो जाते हैं, जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम, जब देखिए ये आपके समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के ही, परमाणु संख्या समान ही लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, पानी भारी हो जाता है, और इसको हम D2O भी कहते हैं। भारी पानी का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन न देकर उसको D2O कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो D2O याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, वह जब नाभिक जिसमें, उसमें क्या होगा, आइसोटोप वही हुआ, आइसोटोप मतलब आपका समस्थानिक, जब आपका क्या हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सॉरी, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में होता है। जब प्रोटॉन की संख्या, हाँ वही हो गया, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो स्वाभाविक सी बात है न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होगा ही। तो जब प्रोटॉन संख्या समान हो और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न हो, उसको आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है, जिसको कि हिंदी में समस्थानिक भी कहते हैं। दूध एक प्रकार का क्या है, तो कोलाइड विलयन है। दूध एक प्रकार का क्या होता है, और भी ऑप्शन था, हाँ इमल्सन भी है, और कोलाइड विलयन का भी एग्जाम्पल है। दूध क्या है आपका, दोनों है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार होते हैं, जैसे एरोसोल, जब गैस और द्रव का मिश्रण होता है तो उसको एरोसोल कहते हैं। इमल्सन, द्रव के मध्यम में द्रव का मिश्रण, द्रव और द्रव मिलकर इमल्सन कहलाते हैं। और जेल जब ठोस और द्रव मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस और द्रव मिलने से क्या बनता है, तो एरोसोल बनते हैं। द्रव और द्रव मिलने से इमल्सन बनते हैं, और ठोस और द्रव को मिलने से जेल बनता है, ठीक है। तो यह दोनों आंसर होगा, तो यानी एक से अधिक वाला आंसर आप लोग दीजिएगा। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद होता है, क्या होता है, तो वो एथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। देखिए, जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन जो करते हैं, ये फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाता है। खास करके ये जो भी आप मीठे फल या जैसे अंगूर हो गया, ठीक है, तो उसके रसों को ईस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं उसकी उपस्थिति में किण्वन करवाया जाता है, और जिससे कि एक प्रकार कह सकते हैं कि आप वाइन वगैरह जो बनता है, ठीक है, तो उसमें एथाइल अल्कोहल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल जो है जाइमेज, ठीक है, एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से आपका क्या बनेगा, तो एथाइल, आपको पता होगा एथिलीन, एथाइल, तो शक्कर के किण्वन करने से जो है आपका
इथाइल अल्कोहल बनता है। याद रखिएगा, शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, ग्लूकोज ये कई बार पूछा जा चुका है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये याद रखिएगा, C6H12O6। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए ग्लूकोज का। C6H12 मतलब पहला और अंतिम वाले का दोनों को बराबर है 6, बीच में दुगुना है, याद रखिए C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाला, तो यूरिया में आपका सभी रहते हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहते हैं यूरिया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो 66 में ही पूछा था। डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक क्या होते हैं? तो एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता है जो कि सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शोधन अभिकर्ता होते हैं। सफाई कार्य करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ साबुन अपमार्जक कहलाते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको अब दे दे तो साबुन भी अपमार्जक ही है एक प्रकार का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह भी अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है। तो साबुन और शोधन अभिकर्ता दोनों आपका अपमार्जक ही है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप 1 से अधिक वाला आंसर मारिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग आपको साबुन बनाने में किया जाता है। पीतल में कौन कौन से धातु होते हैं? तो पीतल में जो है तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तांबा और जस्ता मिलकर के क्या बनता है? आपका पीतल बनता है। याद रखिएगा, तांबा और कॉपर और जिंक, जिसको जस्ता बोलते हैं, कॉपर, तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल का निर्माण कर। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गया। मैं देखता हूँ कितना क्वेश्चन है, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं, 2 4 5 क्वेश्चन है, उसको करके आज इसको ख़त्म कर लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट दिन फिर आपका बायोलॉजी बचा है, बायोलॉजी भी कर लेंगे। तो हमारे पास साइंस का खजाना आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि अब भावना आ जाएगी कि अब आप बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से, क्योंकि आपके प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा जो समूह होता है ग्रुप टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, वो किस प्रकार के जो तत्व होते हैं, गुणधर्म होता है? तो वो बेसिक और एसिडिक, ठीक है, ये दोनों होते हैं, अम्ल और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह में जो रखे जाते हैं गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार के जो रे निकलता है रेडियोधर्मी पदार्थ से। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपको पता होगा हवा में सबसे ज़्यादा 78% आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे यौगिक निश्चित अनुपात वाले होते हैं, तत्व में तो एक ही प्रकार के होते हैं, मिश्रण जिसमें कोई निश्चित अनुपात में नहीं हो। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो उसको बोलते हैं एलिथ्रीन। जो मच्छर भगाने वाली दवा होता है उसमें एलिथ्रीन नामक मच्छर भगाने वाले यौगिक को मिलाया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता क्या चीज़ से दूर की जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड का सल्फेट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो दूर किया जाता है वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया था देख ले, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, बिल्कुल यही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस कई बार पूछा जा चुका है। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, इसके सूंघने पर हंसी आती है, डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? एक मैंने मूवी देखा था, लास्ट सीन में उसमें यह गैस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो बी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर जो है त्वचा कैंसर, पाराबैंगनी किरणें, आपको बार बार हमने बोला। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता। आप देख लीजिएगा ऑप्शन, बस हो गया। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे जो कि 10-15 वर्षों में बीपीएससी में जो पूछे गए हैं
उसका कलेक्शन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पे आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, ये सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का श्रृंखला आपके बीच में था, आपके सामने रखा गया केमिस्ट्री का। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से अगर केमिस्ट्री के आएंगे तो यहाँ से निश्चित तौर पे कुछ क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम आपको सारा टॉपिक करवा रहे हैं। ठीक है।